हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग के इस सेशन 2024 में 12th क्लास का जो सिलेबस है किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है पूरे साल में, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। होल ईयर हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे, तो उस पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में बात करते हैं। तो सिलेबस हमारा जो डिजाइन किया गया है इस बार, जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही है पूरा, कुछ चेंजमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इस फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे देख रहे हैं ये रिलेशन एंड फंक्शन, क्लियर। तो इस फर्स्ट यूनिट को पूरा स्टडी करने के लिए, हम लोगों को पढ़ाने के लिए 30 पीरियड सीबीएसई ने कहा कि आप 30 पीरियड में इसको पूरा कर सकते हैं। और इसमें आपका जो वेटेज है सीबीएसई की तरफ से, वो आपका 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेकेंड आपकी जो यूनिट है वो है एल्जेब्रा। इस एल्जेब्रा के लिए आपका जो पीरियड दिया गया है वो 50 पीरियड आपको दिया गया है। और जो वेटेज है इस अलजेब्रा से वो 10 मार्क्स का वेटेज आपको दिया गया। नेक्स्ट आपका जो थर्ड यूनिट है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के लिए आपको 80 पीरियड प्रोवाइड कराए गए हैं, और इस 80 पीरियड के लिए वेटेज आपका 35 मार्क्स का है। ये स्पेशली यहाँ पे देखिएगा, 35 मार्क्स का जो वेटेज है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इस चीज को समझना है। जब पेपर 100 मार्क्स का होता था तो कैलकुलस से जो आपका क्वेश्चन आता तो 44 मार्क्स का आता था, यानी कि 100 में से जब 44 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया, 44% का आ गया। अब पेपर आपका 80 मार्क्स का है, तो 80 का जब 44% निकाला गया तो कितना आ गया, 35। यानी कि जो कैलकुलस है उससे आपका 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो इसलिए आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर इन 3D, वेक्टर इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपका 30 पीरियड दिया गया है हम लोगों को पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। और इसमें जो इसका वेटेज है वो कितना है, 40 मार्क्स का वेटेज, जैसे यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ यूनिट है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें आपको 20 पीरियड दिया गया है स्टडी करने के लिए, और इसका वेटेज है 5 मार्क्स, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपका 30 पीरियड दिया गया है, और इसका जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स। तो इस सभी का जो टोटल किया गया वो आपका आ गया 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का इंटरनल। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का जो पूरा आपका पेपर हो गया वो आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि यूनिट तो समझ लिया हम लोग, उनके 6 यूनिट है। अब किस यूनिट में कितना चैप्टर है और उसको कैसे पढ़ना है उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपके सामने आ चुकी है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर हमारा आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि आप इसको 15 पीरियड में, यानी 15 डेज में आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें रिलेशन फंक्शन में जो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद आपको उसमें जो रिलेशन के टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इतना आपको रिलेशन में पढ़ना है। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन दिया नहीं, लेकिन हम लोग नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ते ही पढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद आपका आता है वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो इतना हम लोगों को फंक्शन में पढ़ना है। फिर आपका इसी यूनिट में, रिलेशन फंक्शन यूनिट में, जो सेकेंड चैप्टर है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी इन्होंने 15 पीरियड आपको प्रोवाइड कराए हैं। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि इतना आपको इस सेकेंड यूनिट के, सॉरी, फर्स्ट यूनिट के सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना। तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा, सेकेंड यूनिट का आपका सामने आ गया है। सेकेंड यूनिट में आपके भी 2 चैप्टर हैं। सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर हैं। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, एलजेब्रा। इसमें पहला चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स, और सेकेंड चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, क्लियर। तो मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा आपको। मैट्रिक्स में हमें कंसेप्ट पढ़ना है सबसे पहले। मैट्रिक्स का नोटेशन बताया जाएगा आपको, ऑर्डर बताया जाएगा, इक्वलिटी। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आपको बताया जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका इसमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशन एंड ऑन ए मैट्रिक्स, ऑपरेशन लाइक एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड multiplication with scalar, multiplication with scalar, and simple properties of addition, multiplication and scalar मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ये आपको जब पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा, जैसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वी डॉट ए होता है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखा गया नॉन कम्यूटेटिव, ये आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे हुज प्रोडक्ट इज द
जीरो, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि सेकंड ऑर्डर का ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना है, प्रूफ एंड यूनिकनेस, इन यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये थ्योरम है, इफ देयर एग्जिस्ट। तो इस तरह से मैट्रिक्स इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 4 एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हैं, और इसमें से एक एक्सरसाइज जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है वो नहीं पढ़नी है, तो 3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे पहले चैप्टर में भी आपको दो ही फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पढ़नी है, सेकंड चैप्टर में ओनली पहली एक्सरसाइज पढ़नी है। अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में। जो डिटर्मिनेंट में यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना 3x3 ऑर्डर तक का है आपका, यानी 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। उसका डिटर्मिनेंट में जो मैट्रिक्स के माइनर्स हैं, कोफैक्टर हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रिंगल फाइंड करते हैं, ये आपको पढ़ना यहाँ दिया भी है। इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रिंगल, ये भी दिया गया। फिर यहाँ पे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करेंगे। फिर आएगा कंसिस्टेंसी और inconsistency, the number of solution of a system and linear equation, by example solving system of linear linear equation in 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल में अगर इक्वेशन होगा तो उसके 3 इक्वेशन दिए रहेंगे। हम लोग आप लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है, जब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम तो साफ साफ लिखा होता है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग क्या करते हो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हो, वो हो जाता है गलत। उस पे नंबर तो खैर दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से आपके हट चुका है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड यूनिट आपकी पूरी हो गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके लिए देखिएगा। थर्ड यूनिट में ये जो कैलकुलस है, मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके 5 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला चैप्टर आपका आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि इसमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स उसका फाइंड करना। तो जिसमें पहली एक्सरसाइज है आपकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है पहली एक्सरसाइज में। फिर यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज में आपको चेन रूल पढ़ना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थर्ड एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन। फिर आपका यहाँ पे लाइक एज कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, इनका डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन थोड़ा सा ये होता है कि जब तो वहाँ पढ़ाया जाएगा तब आपको उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा, लेकिन फिर भी इतना हम बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल के लेफ्ट से। अगर आपको यहाँ आपने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वाई दोनों साइड है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इम्प्लीसिट हो गया। और जब इस तरह से राइट किया जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्लीसिट हो जाएगा। तो इसी टाइप का जब आपका फंक्शन रहेगा तो उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना। फिर नेक्स्ट आएगा कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन भी पढ़ना और साथ ही साथ उसका आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे आगे देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही चीज जो मैं भी बताया था, इनका डेरिवेटिव भी पढ़ना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब होता है कि जैसे x इज इक्वल टू आपको दे दिया 80 और y इज इक्वल टू दे दिया यहाँ पे इन्होंने bt। तो इस तरह से जब आपको मिलेगा कुछ तो आप उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इसमें जो कैलकुलस में सेकेंड चैप्टर आता है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। क्लियर। तो इसमें आपको क्या कहा इन्होंने कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनइक्वालिटीज है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है आपका। नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट टेस्ट डेरिवेटिव sorry, first derivative test motivate geometrically and second derivative test given as a probable tools। क्लियर, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है सिंपल प्रॉब्लम दैट illustrating basic principles and understanding to subject as well as real life solution। तो इसमें कुछ आपके स्फीयर और सिलेंडर के और कौन के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, जिनमें मैक्सिमम मैक्सिमम का एप्लीकेशन होगा। इस चैप्टर जो आपका ये सेकंड चैप्टर है, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, यस, जो सेकंड चैप्टर है आपका, सॉरी, हाँ, इस कैलकुलस में जो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 2 एक्सरसाइज आपकी रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो उन एक आपका अप्रोक्सीमेशन रिमूव हुआ है और दूसरा आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स नेक्स्ट
चैप्टर के लिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा कितना अ, 2 चैप्टर इसमें मैंने बता दिए। तीसरा चैप्टर जो आता है इस यूनिट का वो आता है इंटीग्रल। क्लियर। तो हम लोग इंटीग्रल की बात करते हैं, तो इंटीग्रल आपका ये है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आपको ये बड़ा टॉपिक है, इसमें आपकी लगभग अप्रोक्सीमेट 10 एक्सरसाइज आपको पढ़नी, ओवरऑल 11 एक्सरसाइज हैं इसमें। ठीक है, 11 एक्सरसाइज हैं, उसमें से आपको 10 एक्सरसाइज पढ़नी, एक रिमूव है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इसमें देखिए अब नंबर ऑफ पीरियड्स इन्होंने क्या कह दिया, सबसे ज्यादा का है चैप्टर के लिए 20 पीरियड, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो अप्रोक्स आपका 1 मंथ पूरा इस इंटीग्रल को पढ़ने में ही चला जाता है क्लासरूम में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा, बहुत कम ही, मतलब ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको जब आप रिवाइज करें बोर्ड एग्जाम में, तो मैं ये कहूंगा कि इसको रिवीजन करें, तैयार करें, सब कुछ तैयार करें, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बच्चे क्या करते हैं कि इंटीग्रल को तैयार करने लगते हैं, इंटीग्रल में है आपकी 10 एक्सरसाइज, और वो 10 एक्सरसाइज में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन, यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शन बाई सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड इंटीग्रेशन है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट। तो यहाँ पे 3 मेथड है आपको इंटीग्रेशन के पढ़ने के लिए, तो उस तरह से रहेगा। फिर यहाँ पे आ गया इवेल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है आपके, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, बीच में प्लस माइनस लगा, तो 2 इंटीग्रेशन ये हो गए, 2 इंटीग्रेशन ये हो गए, 1 इंटीग्रेशन ये है, 1 ये है, 1 ये है। तो इस तरह से टोटल आपके जो इंटीग्रेशन रहते हैं वो 10-11 टाइप के इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में रहते हैं। ठीक है, तो वो एक ये स्पेशल टाइप का दिया गया है, तो ये इस मिला करके टोटल आपके 11 टाइप के इंटीग्रेशन, इनको आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको ये पढ़ना है, इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 चीजें आती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ऊपर आपका जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है। फिर यहाँ से आ गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज और उस पे इवैल्यूएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, और उस पे इंटीग्रल को सॉल्व करना, उस पे प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इस जो यूनिट में आपका चौथा फोर्थ चैप्टर आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए 15 पीरियड उन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें आपको बहुत ही छोटा चैप्टर, इसमें 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, और उसमें से एक रिमूव हो गया है, 1 एक्सरसाइज रिमूव है, और आपको ओनली 1 एक्सरसाइज स्टडी करना है। तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अंडर सिंपल कर्व एंड स्पेशली लाइंस सर्किल एंड पैराबोला इलिप्स, ये आपको सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि 4 चैप्टर आपको स्टडी करना है, और ये आपको सिलेबस चाहे तो सीबीएसई की साइट पे वहाँ पे है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आपको नोट्स बनाने की या लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका अलग अलग रहेगा, तो इस पे हम लोग जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे 15 पीरियड प्रोवाइड किए गए, इसमें पढ़ना क्या है आपको, डेफिनेशन पढ़नी है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल सॉल्यूशन बाय मेथड द सेपरेशन वेरिएबल। ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 मेथड हैं। तो यहाँ पे पहला मेथड आपका है सो मेथड बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेकेंड है आपका सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और थर्ड जो है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका थर्ड टाइप है। इसमें आपकी टोटल ओवरऑल 5 एक्सरसाइज थी, 5 में से आपको 1 रिमूव है, 4 एक्सरसाइज इसमें पढ़नी है। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे दे दिया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स, पी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और फिर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एक्स ओनली और होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली ये रहेगा। इस सेकंड फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, फिर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड ये ओनली वर्ड आपका रहेगा। क्लियर। और यहाँ पे दिया गया है और कांस्टेंट हो, या तो ये क्या होंगे कांस्टेंट होंगे दोनों। ठीक, तो यहाँ पे ये ओनली वर्ड रहेगा इसमें। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि ये आपका जो थर्ड यूनिट था कैलकुलस, इसमें 5 चैप्टर थी, और इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आपका परसेंटेज इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये आपका यूनिट अच्छे से तैयार नहीं हुआ तो आप समझ रहे हैं कि आपको 44%, अदरवाइज 35 मार्क्स का इस यूनिट से ही पूछा जाना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3 वेक्टर्स एंड 3D, जो यूनिट 4 है वो यूनिट 4 है हमारी वेक्टर एंड 3D। क्लियर, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
क्लियर। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है वेक्टर। तो वेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको इतना पैराग्राफ दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है ये। तो यहाँ पे पहला है आपका वेक्टर्स पढ़ना है, वेक्टर एंड स्केलर्स पढ़ना है। फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर, इतने आपको टाइप्स पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट जो आई जे के फॉर्म में होते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, किसी वेक्टर में हम किसी स्केलर यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वो सब चीजें यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग बाय द लाइन सेगमेंट गिवन इन द रेशियो। तो आपने जो सेक्शन फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था उसमें स्ट्रेट लाइन में 10th में पढ़ा है आपने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और 11th में पढ़ा है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला सेक्शन फॉर्मूला रहता है। तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, उसी तरह होता है, थोड़ा सा चेंज होता है बस, वेक्टर फॉर्म में होता है, तो इसलिए समझ में आता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद आपका आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर और स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहां से भी होगा, वो पढ़ना। नेक्स्ट आपका है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। जिस तरह से आप लोग क्लास 11th में स्लोप में फाइंड आउट करते थे, उसी तरह से उसी कंसेप्ट यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो है। नेक्स्ट आपका स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है वो आपको बताया जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें से जो एक हमारा टॉपिक होता था प्लेन, तो प्लेन को यहाँ से पूरी तरह इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, केवल लाइन को रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरह से आपकी फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ की तरफ, ठीक है। तो फिफ्थ यूनिट में क्या है, यहाँ पे आपका जो फिफ्थ यूनिट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ यूनिट में आपका क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो यूनिट का नाम है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। और इसमें केवल एक ही चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि आपकी एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें केवल चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ना, और उस चैप्टर चैप्टर नंबर 12 में टू एक्सरसाइज हैं। तो टू एक्सरसाइज में ओनली आपको वन यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, तो इसका आपका 5 मार्क्स का आता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको ये मान लीजिएगा बिल्कुल फ्री का इसमें 5 मार्क्स आपको प्रोवाइड करवाता है ये टॉपिक। अच्छे से तैयार करना। इसमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं। फिर आता है रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज द कांस्टेंट, ये आपकी सारी डेफिनेशन आएंगे, वो लिखाई जाती हैं आपको, मैं लिखवाऊंगा भी आपका। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी डेफिनेशन है। ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड, ये सब आपको बताया जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, ये चैप्टर आपको यहाँ पे उन्होंने 20 डेज जो टाइम दे दिया है, इस चैप्टर को देखते हुए 20 डेज जो टाइम है बहुत ज्यादा दे दिया। इस चैप्टर को पढ़ाने में हार्डली आपका 5 डेज में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 डेज में आपका 5 डेज में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ये यहाँ पे 5 डेज में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फीजिबल प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल, फीजिबल एंड इन फीजिबल रीजन, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है। तो फीजिबल इन फीजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अप टू थ्री नॉन ट्रायबल कॉन्स्टेंट्स, ये आपको बताया जाएगा। लास्ट यूनिट है हमारी आपकी, कौन सी है, लास्ट यूनिट आती है प्रोबेबिलिटी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, थोड़ा सा, यस। एंड लास्ट आपका जो है वो है प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी में भी आपका एक ही चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज में आता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये आपका सेकंड एक्सरसाइज तक, यहाँ तक। थर्ड एक्सरसाइज में आपका टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये थर्ड एक्सरसाइज में हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज में आपका रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो फोर्थ एक्सरसाइज में दो तीन चीजें होती हैं, ये जो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज उसमें होते हैं, आपका मीन आता है, मीन के साथ साथ मीन आता है, मीन के साथ आपका रहता है वेरिएंस, इसमें वेरिएंस भी रहता है।
और स्टैंडर्ड डेविएशन भी रहता है। तो जिसमें आपकी ये दो चीजें हट गई हैं, केवल आपको क्या पढ़ना, मीन पढ़ना। तो मीन के लिए आपको इसमें केवल 7 और 8 ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल 6 यूनिट जो थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि हमारा किस तरह से क्लास में 12 का 2024 सेशन के लिए डिवाइड किया गया। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल 6 यूनिट मैंने आपको समझा दी। तो आप बहुत चाहेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा ये आ गया है कि आपको जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। तो इस यहाँ पे देखिएगा कुछ रिमेम्बरिंग रहेंगे आपके क्वेश्चन। रिमेम्बरिंग आपका 55% वेटेज है, टोटल 4 मार्क्स का रिमेम्बरिंग क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका रहेगा अप्लाइंग वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, अप्लाइंग में सॉल्व न्यू सॉल्यूशन। ठीक है, एनालिसिस रहेगा, इवैल्यूएशन रहेगा, क्रिएटिंग रहेगा। तो ये आपके पेपर डिजाइन है, ये हम लोगों का काम है। पेपर हम लोगों को कैसे बनाना है, तो ये इस पे हम लोग पेपर सेट करते हैं। फिर उससे आपको अभी इतना वो नहीं है, जब आप वहाँ पहुंचेंगे मार्च तक, फरवरी तक, तब आपको इसमें रूबरू कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये हो गया है पेपर तो हो गया है। नेक्स्ट आपका जो है ये क्या है नेक्स्ट में, हाँ ये देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो फिर यहाँ पे बात आ गई है। यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया है कि नो चैप्टर वाइज वेटेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, केयर टेकिंग टू बी कवर ऑल ओवर ऑल द चैप्टर्स, यानी कि सभी चैप्टर कवर किए जाएंगे और चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। फिर यहाँ पे कहा है सुटेबल इंटरनल वेरिएंस में बी मेड फॉर जनरेटिंग वेरियस टेम्पलेट्स कीपिंग ओवरऑल वेटेज ऑफ डिफरेंट। क्लियर, ओवरऑल यहाँ पे आपका वेटेज चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज वेटिंग है, वेटेज है। अब चॉइस में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देर आर नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, बट इन्होंने कह दिया हाउ एवर 30% आपकी इंटरनल चॉइस रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इन द ईच सेक्शन, मान लीजिए सपोज दैट आपके 33%, सॉरी 33% आपकी इंटरनल चॉइस, 33% आपकी इंटरनल चॉइस रहेगी ओवरऑल पेपर में। तो ये आपको ध्यान देना। सपोज दैट जैसे आपके किसी सेक्शन में, सेक्शन ए में अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 का जब 33 निकालेंगे, लगभग 7 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको चॉइस, इंटरनल चॉइस मिलेगी, ओवरऑल नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि जो इंटरनल रहता है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि पीरियोडिक टेस्ट आपके जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसमें जो जो दो बेस्ट आपका मार्क्स होगा उसका लिया जाएगा वेटेज 10 मार्क्स, और मैथमेटिक्स जो एक्टिविटी है उसका आपका वेटेज लिया जाएगा 10 मार्क्स। तो ओवरऑल जो आपका एक्टिविटी का इंटरनल रहेगा वो आपका हो जाता है 20 मार्क्स, आपको इंटरनल मैथमेटिक्स में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, आपको 20 मार्क्स इंटरनल मैथमेटिक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है इसके बाद। अब ये आगे कंडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टेस्ट। तो प्रोडक्ट टेस्ट का यहाँ पे टाइम दे दिया गया है कि कब कब आपका प्रोडक्ट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मैटर आप लोगों के स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कब आपका प्रोडक्ट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी दिया गया, तो वो उनका मैटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया है सजेशन बच्चों के लिए, शेयरिंग फीडबैक परफॉर्मेंस एवरेज। तो इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक्ट दे दिया गया ठीक है, ओ सॉरी, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आता है स्लाइड में। अब आ गया ये, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे ये क्या करना है। देखिए असाइनमेंट एंड एक्टिविटी वर्क। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हमको होल ईयर में पूरे मतलब ईयर में एनी 10 एक्टिविटी, जैसे आपने 11th में किया था, लास्ट 12th के बच्चों ने भी किया था, 10 एक्टिविटी आपको अपने लैब मैनुअल में, मैथमेटिक्स लैब मैनुअल में, ऐसे आई टी लेबोरेटरी से दिया जाएगा। उसमें आपको राइट करनी 11 एंड 12 के लिए 10-10 है, विच इज आर अवेलेबल इन द लिंक। इस लिंक पे भी दी गई है, या दूसरा आपके पास जो लैमिनल आप लोग परचेज करते हैं उसमें दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज दे दिया, इन्होंने कह दिया कि एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट थ्रू द ईयर एंड रिकॉर्ड कीपिंग, इसके लिए आपका 5 मार्क्स है। एंड असिस्टेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड इंड टेस्ट, उस पे आपका 3 मार्क्स है, जो लास्ट में हम लोग कराते हैं। और जो वाइवा आपका होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो वाइवा 2 मार्क्स का होता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, जो बच्चा अच्छा वाइवा देता है तो उसको मार्क्स हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये कहते हैं अच्छे से प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट आपका ये बुक दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप बुक्स जो भी चाहें परचेज कर सकते हैं। कई बुक्स यहाँ पे दे दिए हैं, एनसीईआरटी की तरफ से दी गई हैं। एनसीईआरटी पब्लिकेशन में ही दिया गया है, 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी पब्लिकेशन। ये क्या है, ये टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पलर ये 11th के लिए, ये एग्जाम्पलर क्लास 12 के लिए है, ये लैब मैनुअल 11th के लिए, ये लैब मैनुअल
12 के लिए। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आपका ओवरऑल जो सिलेबस था उस पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करते हैं और ये आ गया देखिएगा, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, और इस पे आई होप आप सभी को आज की वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इस पे थोड़ा सा वर्क करिएगा, इसे सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप हम लोग बहुत जल्द ही फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट सभी।